हुई। ये तीसरा मुद्दा समझ में आ गया सबको? इसका प्रयोग करें, समझ में आ गया हो तो। हाँ बस ये तो करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। कौन सा मुद्दा है हमारा चौथा, बताइए। चौथा मुद्दा कौन सा है हमारा? एक हाथ बोलो। मुझे सुनाई देना चाहिए। क्या है? नाटक के तत्व। हाँ, नाटक के तत्व। तो चलिए अब नाटक के तत्वों की चर्चा करें। उसमें भी दो। तो किसी भी बात के जब हम तत्वों की चर्चा करते हैं, अंग्रेजी में उसे कहता है एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। यदि आप टाइटल देना चाहें बाजू में कौंस में, वो गुजराती हिंदी में आपने लिखा है नाटक के तत्व, उसके बाजू में कौंस में लिख दीजिए एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। क्योंकि जो जो सूत्र आप लिखेंगे, परीक्षा के अंदर जो टाइटल मुद्दे देंगे, हिंदी में देंगे, उसके बाजू में यदि आप अंग्रेजी में भी देते हो तो उसका प्रभाव कुछ अलग रहेगा परीक्षा के ऊपर। तो एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामा, इससे पहले जो हमने परिभाषाएं लिखी उसमें भी यदि आप अंग्रेजी में लिखना चाहें तो लिख लीजिए वहां पर कि वेरियस डेफिनेशन ऑफ ड्रामा। जो परिभाषाएं दी गई, हमने अलग अलग उसकी डेफिनेशन दी है, परिभाषाएं दी है। ठीक है, तो अब देखते हैं तत्वों की बात। तो तत्व की दृष्टि से बात करें तो तत्व यानी वे चीज जिनके द्वारा नाटक बनता है। तो नाटक यदि करना है, नाटक बनाना है, तैयार करना है, तो उसके अंतर्गत क्या क्या चाहिए? आप लोग तो काफी नाटकों में हिस्सा ले चुके हैं गुरुकुल में। हर साल हम नया नाटक वहां पर करते हैं, मंचन करते हैं। हमारे कुछ अभ्यासक्रम के नाटकों को, एकांकियों को भी आपने मंच पर मंचन किया है। तो आपको पता है कि नाटक के अंदर क्या क्या होना चाहिए। आपकी ओर से पहले कुछ बताइए, उसके बाद में बात करूंगा आपसे आगे। क्या क्या होता है नाटक में? मचो बोले को। हाँ बोलो बोलो बोलो। यस नीमू, अल्पा, आप लोग उत्तर दीजिए। अल्पानी के उत्तर दे। इनका नाटक यदि है तो नाटक में क्या क्या होगा? सबसे पहले क्या चाहिए नाटक बनाने के लिए? स्टोरी तो चाहिए होगी कि नहीं? नाटक की कथा चाहिए कि नहीं? हेलो। जी सर। तो सबसे पहले कथा वस्तु होनी चाहिए। कथा वस्तु के बगैर तो नाटक बनेगा नहीं, है ना? इसलिए पहला तत्व है कथा वस्तु। ठीक है, ये कथा वस्तु का अभिनय होगा कि नहीं? होगा ना, एक्टिंग करेगा ना उस पर? जी। हेलो। हाँ, एक्टिंग जी कर सर। लेंगे। तो एक्टिंग करने के लिए क्या चाहिए? एक्टिंग कौन करेगा? कलाकार। एक्टर करेंगे, कलाकार जी एक्टर करेंगे। तो जी एक्टिंग करने के लिए कलाकार चाहिए, नेता चाहिए। संस्कृत में उसे कहते हैं नेता। तो पहला जी तत्व है कथा वस्तु, दूसरा तत्व है अभिनेता, और तीसरा तत्व है रस। शॉर्ट में इसे कहते हैं वस्तु, नेता और रस। नोट डाउन इट प्लीज। ये तीन मुख्य तत्व बताए जाते हैं, संस्कृत आचार्यों ने बताए हैं। वस्तु, नेता और रस। ये तीन तत्व यदि नाटक में नहीं है तो नाटक होगा ही नहीं। चाहे आप कितने भी बड़े बड़े मंच बना लीजिए, पर्दे लगा लीजिए, चित्र लगा लीजिए, संगीत रख दीजिए, लेकिन दिस आर द बेसिक
एलिमेंट ऑफ ड्रामा। इन तीनों के बगैर नाटक नहीं होता है, राइट। तो पहला तत्व कौन सा है? वस्तु। वस्तु यानी कथा वस्तु। दूसरा तत्व है नेता। नेता यानी अभिनेता। और तीसरा तत्व है रस। अब कथा वस्तु की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं पहले कि नाटक की कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए। और संस्कृत आचार्यों ने कथा वस्तु के भेद बताए हैं। और जितनी चर्चा हमारे संस्कृत ग्रंथों में हुई है नाटक की, उतनी विश्व के शायद किसी भी देश में, किसी भी संस्कृति में इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी हमारे संस्कृत ग्रंथों में हुई है, आचार्यों ने की है। तो संस्कृत में कहा जाता है कि नाटक की कथा वस्तु दो प्रकार की होती है। एक मुख्य कथा यानी आधिकारिक कथा, मुख्य कथा यानी आधिकारिक कथा। और दूसरी है गौण कथा। गौण कथा यानी जो मुख्य कथा वस्तु के उपरांत बीच में आती जाती है वह कथाएं। तो मुख्य कथा के साथ साथ गौण कथाएं भी चलती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने महाभारत की कथा है, तो महाभारत की मूल जो कथा है, मुख्य कथा है, वो पांडवों कौरवों की है, हस्तिनापुर की है, भरत वंश की कथा है। आप लोग महाभारत देखते हो कि नहीं? अभी महाभारत टीवी पर देख रहे हो? रामायण महाभारत देख रहे हो कि नहीं? जी सर। हाँ, तो उसमें मुख्य कथा हस्तिनापुर की है, भरत वंश की कथा है। लेकिन साथ ही साथ जो अन्य कथाएं आएंगी, कृष्ण की कथा है, जरासंध की कथा है, कंस की कथा है, मथुरा की प्रसंग है, लाक्षागृह प्रसंग है, ऐसी कई अलग अलग कथाएं आएगी। और वे सारी कथाएं गौण कथाएं कही जाती है। तो कथा के दो प्रकार भेद हो गए, एक मुख्य या आधिकारिक कथा और दूसरी गौण कथा। गौण कथा वे हैं जो बीच बीच में उत्पन्न होती है और समाप्त हो जाती है, लेकिन मुख्य कथा वह है जो आदि से लेकर अंत तक आद्यांत रहती है। यह मुख्य कथा कहलाती है। अब गौण कथा की भी दो भेद बताए गए हमारे संस्कृत आचार्य ने बताए हैं। गौण कथा भी दो प्रकार की होती है, एक पताका और दूसरी प्रकरी। पताका और प्रकरी। पताका यानी वे कथाएं जो मुख्य कथा के साथ शुरू होती हैं और अंत तक रहती है। और प्रकरी वह कथा है जो मुख्य कथा के साथ शुरू होकर बीच में समाप्त हो जाती है, बीच में उद्भव होती है और बीच में समाप्त हो जाती है। जैसे कोई बड़ी नदी है, गंगा नदी है, तो गंगा नदी जहां से शुरू होती है वहां से समंदर को मिलती है, तब तक उनके बीच में कई नदियां, छोटी छोटी नदियां उसमें आकर मिल जाती है। उसी प्रकार से मुख्य कथा के साथ साथ गौण कथाएं भी आती जाती रहती है। तो ये दो भेद आ गए कथा वस्तु के, मुख्य कथा और गौण कथा। और गौण कथा के भी दो भेद आ गए, पताका और प्रक्रिया। पताका यानी अंत तक साथ चलने वाली, प्रक्रिया यानी बीच में समाप्त हो जाने वाली कथा। अब जब इस कथा को लिखा जाए, नाटक की कथा वस्तु लिखी जाए, तो उसके अंदर कौन कौन सी परिस्थितियां आती हैं उनकी चर्चा बहुत बृहद रूप से की गई है, विस्तार पूर्वक की गई है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ संस्कृत ग्रंथों में इसके लिए अलग अलग स्थितियां, कार्यावस्थाएं, संधियां और अर्थ प्रवृत्तियां बताई गई हैं। पूरा टेबल इनका दिया गया है कि कथा वस्तु की शुरुआत होगी तो आरंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम, ये चार स्थिति बताई गई हैं। फिर से सबसे पहले आरंभ, कथा वस्तु का आरंभ, पहली स्थिति है, पहली पोजीशन आरंभ। दूसरी है प्रयत्न। तो आरंभ में जो कथा शुरू होगी उसमें पात्रों का परिचय होगा, परिस्थिति का परिचय होगा, स्थान विशेष का परिचय होगा, यानी कथा शुरू होगी, उसका शुभारंभ हो जाएगा। धीरे धीरे पात्र देखेंगे कि जो पात्र हैं जिस परिस्थिति में हैं उनमें से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, वह लक्ष्य की ओर प्रस्थान करेंगे। जिस लक्ष्य को पाना है उस लक्ष्य के लिए प्रयत्न की स्थिति बताई जाएगी। यानी नायक अपनी ओर से अपना लक्ष्य सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ेगा, प्रयत्न करेगा। जैसे कोई नायक, किसी नाटक का नायक है, उसका स्वप्न है कि उसको कलेक्टर बनना है, आधुनिक नाटकों की बात करें तो उसके लिए वो क्या करेगा?
आईपीएस की तैयारी करने के लिए या आईएएस की तैयारी करने के लिए कोचिंग ज्वाइन करें, प्रयत्न करें, रीडिंग करें, अपना टाइम टेबल बनाएं। ये तो एक उदाहरण है। यानी नायक यदि नायिका को पाना चाहता है या राज्य को पाना चाहता है, यानी हर हाल में ये दूसरी स्थिति आएगी प्रयत्न की। किसकी आएगी? प्रयत्न। फल की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करने की स्थिति कथा में होनी चाहिए, और उस स्थिति को दर्शाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं नाट्य शास्त्र में कि किन किन प्रकारों के द्वारा प्रयत्न दिखाया जा सकता है, कैसा प्रयास किया जा रहा है, उनकी चर्चा की जाएगी। और कथा वस्तु में अलग अलग पात्र अलग अलग तरह से उसमें अपना योगदान देंगे और कथा आगे बढ़ती जाएगी। नए पात्र भी जुड़ते जाएंगे, नए प्रसंग भी आएंगे, नई बातें भी आएंगी, और इस प्रकार कथा वस्तु आगे बढ़ेगी। कथा वस्तु के बाद, प्रयत्न के बाद तीसरी बात आती है प्राप्त्याशा। संस्कृत में तीसरी स्थिति का वर्णन हुआ है प्राप्त्याशा। कौन सा? प्राप्त्याशा। प्राप्त्याशा यानी फल प्राप्ति की आशा बनती है। लगता है कि नायक जिस कार्य को लेकर, यानी नाटक का हीरो, फिल्म का हीरो, उनको जो पाना है, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो गया है, अब फल की प्राप्ति की आशा बनती है। तो ये हुई प्राप्ति आशा। लेकिन सीधे सीधे फल मिल जाए तो नाटक में मजा नहीं आएगा। इसलिए इस लेवल पर एक और पात्र की एंट्री होती है। किसकी? बताइए, जिनको भी पता हो हाथ उठाइए। जब लग रहा है कि प्राप्ति होगी और उस समय एक और पात्र की एंट्री होती है नाटक में, कथा के अंदर, किसकी होती है? गेस कीजिए जरा। हेलो, कैन यू हियर मी? सुनाई दे रहा है ना आप सबको? तो बताइए उस वक्त किसकी एंट्री होती है? हेलो, लगता है मालूम नहीं है। फिल्में तो आप लोग देखते हो, सीरियल देखते हो, तो उसमें आती है ना बात कि जब ऐसा लगता है तब विलन की एंट्री होती है। किसकी? विलन की, यानी खलनायक की। एक नायक है जो नायिका को पाना चाहता है और बीच में रोड़ा बनाता है। कौन? खलनायक, विलन। वहां पर चौथी बात आती है, स्थिति आती है नियताप्ति। यानी फल पाने में विलंब होता है, और विलन जितना स्ट्रांग होगा, जितना मजबूत होगा, उतना ही नायक मजबूत दिखाई देगा। यानी नायक को उसका चरित्र चित्रण अच्छा करने के लिए, उसका रोल बहुत बढ़िया तरीके से दिखाने के लिए विलन को भी मजबूत दिखाना पड़ता है। क्योंकि विलन जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रांग होगा, उतनी ही वो अड़चने ज्यादा पैदा करेगा, और नायक उन अड़चनों का सामना करेगा, और जितना सामना करेगा उससे उसका कैरेक्टराइजेशन मजबूत होगा और वो ड्रामा सफल होगा। आपने बाहुबली फिल्म देखी है ना? देखिए कि नहीं? मुंडी हिलाइए। मुंडी तो हिला सकते हो सब, सर तो हिला सकते हो ना? तो बाहुबली में आपने देखा है कि उसका हीरो इतना मजबूत इसलिए दिखता है कि उसका विलन भी मजबूत है ना? है कि नहीं? जितना विलन मजबूत होगा, उनका रोल जितना मजबूत होगा, उतना ही हीरो अच्छा लगेगा और नाटक सफल होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो चौथी स्थिति बताई गई, नियताप्ति, तो पहला प्रारंभ, दूसरा प्रयत्न, तीसरा प्राप्त्याशा, चौथा नियताप्ति, और पांचवा अंतिम स्थिति जो कथा की है, कथा वस्तु की, वह आती है फलागम। फलागम यानी फल की प्राप्ति। धीरे धीरे उन सारी कठिनाइयों को पार करता हुआ नायक अपने फल की ओर पहुंचता है, अपने लक्ष्य की ओर पहुंचता है और लक्ष्य को पा लेता है। तो कथा, जब कथा वस्तु लिखी जाए नाटक की, तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए नाटककार नाटक लिखता है, और इन सभी स्थितियों को, अब
अलग अलग रूप से। कई बार विलन शुरुआत में आ जाता है, ऐसा नहीं कि विलन बाद में ही आए। ये उन पर निर्भर निर्भर करता है कथा लेखक के ऊपर कि वो किस तरह से प्रस्तुत करता है। लेकिन कुल मिलाकर इन 5 स्थितियों के द्वारा नाटक की कथा की पूरी रचना होती है। और उसी के साथ उसकी जो तुलना की गई, हमारे संस्कृत आचार्यों ने जो बताए गए हैं, 5 अवस्थाओं के साथ 5 अर्थ प्रकृतियां बताई गई हैं। जैसे बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिय। बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिय और कार्य। ये बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिय और कार्य क्या है, ये देख लीजिए। प्रश्न कहा जाता है कि एक छोटा सा बीज जब धरती में अंदर जाता है, तो वो बीज यानी पहली स्थिति, यानी प्रारंभ की स्थिति, वह बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है, बाहर निकलता है, वो प्रयत्न की स्थिति। उसके बाद उसमें धीरे धीरे टहनियां आती हैं, फूल आते हैं, फल लगते हैं, तो ये प्राप्त्याशा की स्थिति। उसके बाद जाड़ा आता है, गर्मी लगती है, हवाएं लगती हैं, मुरझा जाता है, तो ये नियताप्ति स्थिति। और अंत में बढ़िया तरीके से फल आता है। तो इसलिए बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और फलागम, ये 4 अर्थ प्रकृतियां हमारे साहित्यकारों ने बताई हैं। और इन सबको जोड़ने के लिए संधियां बताई जाती हैं। मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श संधि और निर्वहन संधि। तो कुल मिलाकर ये पूरा चार्ट नाटक की कथा वस्तु को लेकर बताया जाता है। इन चारों के माध्यम से, इन 5 संधियों के माध्यम से पूरी कथा बनती है। तो नाटक की कथा किस प्रकार से लिखी जाए, ये पूरी बात समझ में आ गई। बताइए। हेलो, आगे बढ़े। हेलो, आप लोगों का ओर से कोई रिएक्शन नहीं है भाई। धवल भाई, हेलो, सुन तो रहे हो ना आप सब लोग? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पहली बात हुई नाटक का पहला तत्व यानी कथा वस्तु। गॉट इट। दूसरा तत्व कौन सा है? मैंने आपको बताया कि नाटक के प्रमुख 3 तत्व बताए गए, वस्तु, नेता और रस। ओके, अब दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़े। दूसरा तत्व है नेता। नेता यानी अभिनेता। यदि अभिनेता नहीं होगा तो नाटक होगा ही नहीं, है ना। तो जो अभिनेता होता है वह अभिनय करता है, और अभिनय करने के लिए 3 प्रकार के अभिनय बताए जाते हैं। हमारे शास्त्रों के अंदर संस्कृत साहित्य में इसकी विशद रूप से चर्चा की गई है कि अभिनय किस प्रकार से किया जाता है। तो ऐसा कहते हैं, आंगिक, वाचिक, कायिक और आहार्य, ये जो 4 बातें हैं, इस प्रकार से अभिनय किया जाता है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं आंगिक अभिनय। आंगिक अभिनय यानी अंगों द्वारा, शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा
जो अभिनय किया जाए उसे कहते हैं आंगिक अभिनय। संवादों के बोलने की जरूरत नहीं होती है, केवल अंगों द्वारा। जैसे मैं एक आंगिक अभिनय करता हूं, आप बताइए कि मैं क्या कह रहा हूं। ओके, क्या कहा मैंने, उत्तर दीजिए, फिर से देख लीजिए। या ऐसा करें तो कौन सा अभिनय हुआ, कौन सी बात बताई गई। ऐसा करने से कहा जाता है बैठ जाओ, होता है कि नहीं। हाँ, ऐसा कहने से कहा जाता है खड़े हो जाओ, होता है कि नहीं। तो हाथ द्वारा अभिनय हुआ कि नहीं, हुआ ना। तो शरीर के अंगों द्वारा जो अभिनय किया जाए वो अभिनय होता है आंगिक अभिनय। कौन सा, बोलिए। हेलो, हेलो, आंगिक अभिनय समझ में आ गया। जैसे हम ये करते हैं, यहां पर ये जो अभिनय है हम कहते हैं ठीक है, होता है कि नहीं। तो पहला अंगों द्वारा, हाथ पांव आंखों द्वारा, इन सब के अंगों द्वारा जो अभिनय किया जाए वो पूरा आंगिक अभिनय हो गया। दूसरा अभिनय है वाचिक अभिनय। कौन सा, वाचिक अभिनय। वाचिक यानी वाचा द्वारा, किसके द्वारा, वाचा। वाचा यानी वाणी, जिह्वा। हम वाणी द्वारा यानी डायलॉग्स के माध्यम से, संवादों के माध्यम से जो अभिनय किया जाए वो वाचिक अभिनय होता है। पहला कायिक या आंगिक, आंगिक को कायिक भी कहा जाता है, दोनों। काया द्वारा यानी कायिक, अंगों द्वारा यानी आंगिक, ठीक है। उसके बाद वाणी द्वारा यानी वाचिक, वाचिक अभिनय, संवादों के द्वारा। अब अलग अलग अभिनेता होते हैं, उनके संवादों की प्रस्तुति की स्टाइल अलग अलग होती है, शैली अलग अलग होती है। हिंदी में, हिंदी फिल्मों में आपने देखा है ऐसे कई अभिनेता है जिनको डायलॉग का बादशाह कहा जाता है, संवादों का शहंशाह किया कहा जाता है ना। तो ऐसे संवादों के शहंशाह के रूप में कौन प्रख्यात है, नाम बताइए मुझे, बोलिए। आप सब जानते हैं उसे। हिंदी फिल्मों में संवादों के शहंशाह के रूप में कौन प्रख्यात है, हाथ उठाइए और उत्तर दीजिए। कम से कम कोशिश तो कीजिए, एक आध दो नाम तो बोलिए। जिनको संवादों के शहंशाह कहा जाता है, ट्राई करो, प्रयत्न करो। जिनके संवाद सुनने के लिए आप लोग घंटों घंटों बैठे रहते हो। बोलिए। हेलो, हेलो, धवल भाई सुनाई दे रहा है ना। हाँ तो ठीक है। तो संवाद में आपने तेजल देखा ओडेद्रा, होगा। सर तेजल ओडेद्रा को शायद कोई क्वेरी है, हम्म, तो उनको मैं अनम्यूट कर नहीं, रहा हूँ। मेरा आंसर सर ने हाँ हाँ पूछा ना, बताओ। आंसर देने के अच्छा लिए अच्छा मैंने जी, हाँ बताओ, उत्तर दो। अमिताभ बच्चन। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर है। केबीसी आप देखते हो, केबीसी में घंटे भर बैठे रहते, पता चलता है कहाँ समय समय चला गया। क्योंकि अमिताभ खुद इतने सशक्त अभिनेता है और इतने डायलॉग्स डिलीवरी करते हैं बढ़िया ढंग से कि पता ही नहीं चलता। बाकी गोविंदा आ गए, आमिर खान आ गए, सलमान खान आ गए, कई अलग अलग हीरो ने उसको शो को होस्ट किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। केवल और केवल अमिताभ बच्चन सफल हुए,
क्योंकि वे संवादों के बादशाह है, शहंशाह है। उसी प्रकार एक अभिनेता हुआ करते थे राजकुमार। जानी हम दुश्मनों की आंखों नहीं, आंखों में से सुरमा नहीं, आंखें ही चुरा लेते हैं। डायलॉग आपने सुना होगा। तो इस प्रकार से संवाद जो है वह नाटक की जान होते हैं। और ये संवाद जितने बेहद बढ़िया ढंग से प्रस्तुत हो, उतनी ही तालियों का अधिकारी बनता है नाटक। तो ये जो अभिनय है संवादों द्वारा किया जाए, उसे कहते हैं वाचिक अभिनय। कौन सा? वाचिक अभिनय। तो पहला हुआ कायिक अभिनय, दूसरा हुआ वाचिक अभिनय, तीसरा है आहार्य। तीसरा है आहार्य। आहार्य यानी वेशभूषा द्वारा जो अभिनय किया जाए। आपने देखा होगा कि नाटक में अलग अलग पात्र जो अलग अलग रोल प्ले करते हैं, तो उसके लिए उसको अलग अलग प्रकार के साज श्रृंगार पहनने पड़ते हैं। राजा का रोल किया है तो राजा के अनुरूप वेशभूषा धारण करनी पड़ेगी, मुकुट धारण करना पड़ेगा, जो पूरा ड्रेसिंग है उसके अनुरूप होगा। कॉलेजियन बना है तो कॉलेजियन का ड्रेसिंग होगा, यानी उसको भी अभिनय का एक हिस्सा माना जाता है। संस्कृत साहित्य में ये जो वेशभूषा आदि है, उनको भी नाटक का ही, उसका ही एक अंग माना गया है और अभिनय का एक अंग माना गया है। तो वेशभूषा द्वारा जो अभिनय प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुति होती है, वह होती है आहार्य अनुभव अभिनय। और उसके बाद अभिनय का जो चौथा भेद है वह है सात्विक अभिनय। सात्विक अभिनय यानी शरीर के अंदर जो हमारे अंदर सात्विक भाव पैदा होते हैं, और जब पात्र के अंदर अभिनेता डूब जाता है और उसकी आंखों से आंसुओं का बहना, प्रस्वेद हो जाना, कंपन होना, हिचकिचना, ये जो सारी स्थितियां हैं, पूरा शरीर एकदम कांपने लगता है, चेहरे पर करड़ाकी आ जाती है, या चेहरे से एकदम आंसू बहने लगते हैं, या चेहरा कांपने लगता है, प्रस्वेद आ जाता है, पूरा चेहरा पसीना पसीना हो जाता है। तो ये जो सारी स्थितियां बताई जाती हैं, उसका जो अभिनय किया जाता है, उसे कहते हैं सात्विक अभिनय। तो कुल मिलाकर अभिनेता जो अभिनय करते हैं, वे 4 प्रकार के अभिनय माने गए हैं। तो नाटक के जब हम तत्वों की बात करते हैं, तो पहला तत्व आया वस्तु यानी कथा वस्तु, दूसरा तत्व आया नेता यानी अभिनेता, तीसरा तत्व आता है रस, उसके बाद तीसरा तत्व आता है रस। बरोबर? अब नाटक में सब कुछ है, बढ़िया से बढ़िया सेटिंग है, बढ़िया से बढ़िया डायलॉग है, बहुत बढ़िया ड्रेसिंग है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमें मजा नहीं आता, આપણે એમ કે મજા ન આવી, કહીએ ને ઘણી વાર પૈસા પડી ગયા, આવો આવો ડાયલોગ આપણે ઘણી વાર બોલ્યા પૈસા પડી ગયા, કે મજા ન આવી। પણ ઘણી વખત ફિલ્મ જોતા જોતા આપણે કે નાટક જોતા જોતા કે વાહ સરસ છે, કહીએ કે નહીં? હા કે ના? શું કહીએ? સરસ છે એવું કહીએ કે નહીં? બોલો, કહેતા હોય છે ને સરસ છે। તો સરસ શબ્દનો અર્થ શું થાય? સરસ, સ यानी સાથે, यानी રસની સાથે, જેની અંદર રસ ભરેલો છે એવી રચના એટલે સરસ। અને રસ ન હોય તો આપણે કહીએ નીરસ છે, સાવ નીરસ છે, મજા ન આવી, કહીએ ને? तो सरस यानी रस के साथ। नाटक के अंदर रस नहीं है तो नाटक बेकार है, कुछ भी नहीं है। रस का अर्थ हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में रस को आनंद की उपमा दी गई है। काव्यानंदम ब्रह्मानंद सहोदरम, ब्रह्मानंद जो आनंद होता है, ब्रह्मानंद के तक इसे पहुंचाया गया है और ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। यानी नाटक या फिल्म देखते देखते यदि आपको रस की अनुभूति नहीं होती तो ऐसा माना जाता है कि वह सफल नहीं हुआ है, क्योंकि आखिरकार रस पाना ही तो उसका लक्ष्य होता है।
इसलिए नाटक के अंदर रस होना चाहिए। तो प्रश्न यह उठता है कि रस पैदा कैसे होता है, रस की स्थिति कहाँ होती है। लेकिन ये पूरा रस का प्रश्न है, उसकी विशेष चर्चा न करते हुए हम इतनी बात कहें कि कुल मिलाकर अलग अलग जो 9 रस बताए गए हैं, उनमें से नाटक के अंदर वीर रस, श्रृंगार रस, इनका प्राधान्य होता है। मुख्य रूप से या तो नाटक का मुख्य रस श्रृंगार रस हो या हेलो हाँ सर, रुकावट के लिए खेद है सर। सर अभी इस सेशन की 1 ही मिनट बाकी बची है, तो फिर से हम इसको रिज्वाइन करेंगे उसी लिंक से। ओके जी सर, ठीक सभी है, बच्चे और सभी विद्यार्थी और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर से उसी लिंक से फिर से एक बार रिज्वाइन होंगे। धन्यवाद।